Today we will discuss about the last topic of this chapter, that is mean free path. मीन फ्री पाथ, इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं क्या होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्कस किया था। मीन फ्री पाथ किसको बोला जाता है? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो भी एवरेज डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको मीन फ्री पाथ बोला जाएगा। और ये मीन फ्री पाथ क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इंसेसेंट मोशन करते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं, परपेचुअल मोशन करते हैं। ओके, तो एक मॉलिक्यूल जो यहां से चला और इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहां पर इसने कॉलिजन किया, तो ये जो इसके पाथ की लेंथ थी उसको हमने लिखा L1। इसी तरह से या मीन फ्री पाथ को किससे लिखा जाता है? लैम्डा से लिखा जाता है। मीन फ्री पाथ को किससे लिखा जाता है? लैम्डा से भी लिखा जाता है, तो हम उसको लैम्डा से ही लिखते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसको लैम्डा से गिवन है, L1 भी लिख सकते थे। सो दिस इज द लैम्डा 1। इस तरह से ये पार्टिकल कोलाइड करने के बाद इसकी डायरेक्शन बदली और ये इस डायरेक्शन में गया और यहां पर इसने कोलिजन किया। इस समय पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की लैम्डा 2। फिर कोलिजन करके इस डायरेक्शन में गया, यहां पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की लैम्डा 3। नेक्स्ट फिर कोलिजन किया, कोलिजन करके इस डायरेक्शन में गया, यहां पर इसने लेंथ ट्रेवल की लैम्डा 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो एवरेज लेंथ ऑफ द पाथ कैसे निकाली जाएगी? द लेंथ ऑफ फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, इसी तरह से डैश 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 लैम्डा n डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन्स को हम n से लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब ये पार्टिकल यहां से चला तो पीछे से कोलिजन करके आया था, इससे पहले इसने कोलिजन किया था, तभी तो इसकी ये डायरेक्शन बनी थी, इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो एक कोलिजन तो यहां पर हुआ था, दूसरा कोलिजन हुआ यहां पर। तो हम लोग सक्सेसिव कोलिजन की बात कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग एवरेज फ्री पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री पाथ आप लोग जानते हैं क्या होगा कि जब ये यहां से चला और यहां तक चला, इसके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, ये फ्रीली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसीलिए इस पाथ को क्या बोला जा रहा है? फ्री पाथ बोला जा रहा है। और इन सबका एवरेज निकाल दिया तो हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको मीन फ्री पाथ बोल दिया। डेफिनेशन मैंने आपको बोल करके बता दी। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक के बाद एक जो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगी, उसी एवरेज डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। अब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन की। मीन फ्री पाथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे क्या क्या कंसीडरेशंस होंगे, तो उनके बारे में सुनिए। हम ये मानेंगे कि एक जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर d है। उसका डायमीटर क्या है? d। तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, इसका डायमीटर मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज d। ओके, अब ये कब कॉलिजन करेगा मॉलिक्यूल से? जब मॉलिक्यूल इसकी रेंज में आएगा। कितनी रेंज में आएगा? तो आंसर है डी रेंज के अंदर जब आएगा। तो एक मॉलिक्यूल मान लीजिए इस जगह पर है, यहां पर है, इस प्लेस पर है। तो यहां पर अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी d/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? d/2। और इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल अगर इस जगह पर है तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस भी d/2 होगी। तो कितनी रेंज होगी? d/2 d/2, टोटल रेंज कितनी होगी? d। तो अगर बाकी के दूसरे मॉलिक्यूल अगर इस रेंज में आते हैं, अगर इस रेंज के अंदर आते हैं, तब ये उनके साथ क्या कर सकता है? कोलिजन कर सकता है। अगर कोई मॉलिक्यूल इस रेंज से बाहर है तो कोलिजन करेगा क्या? तो ये मॉलिक्यूल सीधा निकल जाएगा, ये इसके साथ कोलाइड ही नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल इस रेंज के अंदर आ रहा है, देखिए ये मॉलिक्यूल कहां पर है? इसकी डी रेंज में है। तो ये डी रेंज में आएगा, तो इसके साथ जब ये इस डायरेक्शन में चल करके आएगा तो यहां पर आने के बाद इसके साथ क्या करेगा? इसके साथ कोलिजन करेगा, टकराएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले एक कंडीशन बता दी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर डी है, और कंडीशन क्या है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन की? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन की कंडीशन ये है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं इस डी रेंज में आने चाहिए।
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितनी रेंज में आने चाहिए, इस डी रेंज के अंदर आने चाहिए। ओके तो अब इसके लिए हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, इसको इरेज करके। देखिए इन सारी बातों को मैं फिर से लिखता हूं। यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज हैविंग डायमीटर डी, इसका डायमीटर था d एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके बाद में ये इसकी रेंज है जिसमें ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, कॉलिजन कर सकता है। तो ये रेंज हमने यहां पर बना दी। ओके तो फॉर एग्जांपल हमने माना कि एक मॉलिक्यूल यहां पर था इसी रेंज के एज पे, रेंज में आ रहा है मतलब d डिस्टेंस हो या इससे ज्यादा हो। ओके और ये इसका सेंट्रल पाथ भी हम लोग शो कर देते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं ये इसके पाथ को बताएगा कि ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है देख लीजिए, ये d/2 है और ये भी d/2 है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी d। इसी तरह से ये डिस्टेंस कितनी थी d/2, इसकी रेडियस, इस मॉलिक्यूल की रेडियस d/2, ये d/2 है और ये इस मॉलिक्यूल की रेडियस है d/2। तो यहां पर भी ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये भी d डिस्टेंस हो गया। ओके तो हम लोग अब ये कंसीडर करेंगे, ये मान करके चलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कितनी वॉल्यूम को कवर करेगा। तो उसके लिए हमने ये माना कि यहां पर एक हम लोग सिलेंडर को कंसीडर करेंगे, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल बॉडी मान करके चलेंगे कि उसके अंदर ये मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी में, जिस बॉडी के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं और वो इनके साथ क्या कर सकता है, कॉलिजन कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। इस रेंज में क्या कर सकता है वो, इस रेंज के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो उसके साथ ये कॉलिजन करेगा। तो ये डायग्राम को हमने इस तरह से कंप्लीट किया। ओके तो ये हमने ऐसा सिलेंडर मान लिया जिसमें ये ट्रेवल करके जा रहा है। अब कुछ लाइंस को हम लोग सॉलिड कर देते हैं, जो इसकी रेंज वाली लाइन है, ये रेंज को बता रही है ये वाली, एंड दिस इज द डी। इसी तरह से ये वाली स्ट्रेट लाइन भी किसको बता रही है, इसकी रेंज को बता रही है। ओके और ये मॉलिक्यूल कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है जिसकी डायमीटर डी है ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो आंसर है ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की, जिसको हमने v से लिख दिया, या तो v बार लिख देते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं ये वाले ब्रैकेट्स लगा करके। तो ये एवरेज स्पीड को बताएगा, मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड को, मीन स्पीड को। रूट मीन स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एवरेज स्पीड लिख रहे हैं। एनीवेज मैं इसको अभी सिंपली v से लिख रहा हूं, लेकिन नोट्स में हम इसको v बार से या v ब्रैकेट से लिखेंगे। ओके दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये सारे हमारे कंसीडरेशन थे इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जा रहा है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको यहां से लेकर के यहां तक की वॉल्यूम को कवर करना पड़ेगा, तभी इसके रास्ते में कोई ना कोई पार्टिकल आएगा और ये उनसे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां पर पड़ा था, तो इस मॉलिक्यूल को यहां से चल करके यहां तक के डिस्टेंस ट्रेवल करके आनी पड़ेगी और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोलिजन होगा। तो एक्चुअल में ये इतनी वॉल्यूम को क्या करके आ रहा है, ट्रेवल करके आ रहा है, और इसी वॉल्यूम के अंदर ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल था, और इसी वॉल्यूम के अंदर ये जो सिलेंडर बनाया इसी वॉल्यूम के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल था जिससे ये कोलाइड कर रहा है। ओके तो कोलिजन यहां पर हो रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं एच पे बना दूं तो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम को हम कंसीडर कर पाएंगे फिर। ओके तो मैं इसको यहां से इरेज करके, ये तो हमने मॉलिक्यूल दिखाए हैं ना कि रास्ते में और भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, लेकिन हम जो कोलिजन है वो इसके साथ मान करके चल रहे हैं। सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलिजन मान करके चल रहे हैं, और ये भी कितने डायमीटर का है, ये भी डी डायमीटर के, सेम मॉलिक्यूल है, एक ही गैस फिल है पूरे कंटेनर में, तो सबके डायमीटर सेम होंगे। ओके
तो ये मॉलिक्यूल यहां से ट्रेवल करता हुआ आया और यहां तक चल करके आया, तब जाकर के इसके साथ इसने कोलिजन किया, और इस समय पर इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो किससे लिखी जाएगी, उसको हम लोग लेंथ लिख देंगे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड क्या है v, और यहां से यहां तक चल करके आने में कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो लेंथ है, इसने जितनी भी लेंथ ट्रेवल की उसको हम किससे लिखेंगे, v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। v इसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड, और डेल्टा टी टाइम ले रहा है, तभी तो यहां तक चल करके आ रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चल करके आ रहा है, तभी तो ये। ओके, अब इसके बाद देखिए आगे की कैलकुलेशन। अब इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि जब ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा तो कितनी वॉल्यूम को कवर करेगा, तो ये पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम को कवर करेगा। और सिलेंड्रिकल कंटेनर की वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल तो यहां से यहां तक चल करके आने में इसने कितनी वॉल्यूम को स्वेप किया, मतलब कितनी वॉल्यूम को कवर किया, तो उसको हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल। लेंथ को हमने किससे लिखा है, v इंटू डेल्टा टी से। तो यहां पर जितनी भी लेंथ ये ट्रेवल करके आया यहां से यहां तक, उसको हम किससे लिखेंगे, v डेल्टा टी से। सो दिस इज द लेंथ, ये लेंथ है। तो ये फॉर्मूला बन गया, इतनी वॉल्यूम को इसने कवर किया, तब जाकर के ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ये क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम इट इज ट्रेवलिंग इन द टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में इतनी वॉल्यूम को इसने कवर किया। अच्छा, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालेंगे कि ये कितने कोलिजन करेगा अगर इतनी वॉल्यूम ट्रेवल करके आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड लिखेंगे n। n इज द नंबर डेंसिटी, n इज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक 1 मीटर क्यूब का टैंक है, उसमें 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स थे, तो हमने बोला 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उसी वॉल्यूम में और पार्टिकल्स डाल दूंगा तो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको बोला जाता है नंबर डेंसिटी। उसको क्या बोला जाता है, नंबर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। So here I will write the statement for the number density. Let n is the number density of molecules in the container। सब जगह पर एक जैसी डेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है गैस का। ओके, सो number of collision during traveling the volume पाई आर स्क्वायर v डेल्टा टी। तो अब हम इसमें लिखने वाले हैं कि कितने कोलिजन करेगा जब ये इतनी वॉल्यूम को ट्रेवल करके आएगा। जब ये मॉलिक्यूल यहां से चलना शुरू किया और यहां तक चल करके आ रहा है, तो इसके रास्ते में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो हमने बोला
कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल आते हैं, एन नंबर डेंसिटी, वही तो है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल आते हैं रास्ते में, तो इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ कोलिजन कैसे निकाला जाएगा, इसको लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय एन, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, एन नंबर डेंसिटी। सो दीज आर द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में ये इतने कोलिजन्स कर चुका होगा। ओके अब इसके बाद में देखिए हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा एक चीज हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, आर नहीं आएगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, डी। क्या लिखा जाएगा, डी। किसकी रेडियस लिखेंगे, डी इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर की रेडियस लिखेंगे हमें। तो इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, डी। तो यहां पर सब जगह पर क्या लिखा जाएगा, पाई डी स्क्वायर। डायमीटर, सॉरी नॉट डायमीटर, इट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये बात समझ आ गई सबको। पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये पता लगा कि पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन, नॉट पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग ट्रेवलिंग दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को ट्रेवल करने में इतने कोलिजन्स होंगे। ओके अब आगे की स्टेटमेंट देखिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि पर सेकंड कितने कोलिजन्स होंगे, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखूंगा नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, सो इट इज द फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकंड का निकालना है तो डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देंगे। तो टोटल कोलिजन कितने हो रहे हैं, पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी इंटू एन, इतने कोलिजन हो रहे थे पर, इतने कोलिजन हो रहे थे डेल्टा टी टाइम में। और टोटल टाइम कितना लगा कोलिजन होने में, डेल्टा टी। यहां से यहां तक आने में, इतने सारे कोलिजन होने में कितना टाइम लगा था, डेल्टा टी टाइम लगा था। तो डिवाइड बाय टाइम करते ही हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर देंगे, पर सेकंड के लिए। ये है नंबर ऑफ कोलिजन और डिवाइड बाय हमने टाइम कर दिया, तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो डिवाइड बाय टाइम करते ही ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पाई डी स्क्वायर वी इंटू एन, एन इज द नंबर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का। ओके अब हम लोग निकालेंगे मीन फ्री टाइम, कि ये कोलिजन कितने टाइम में हो रहे हैं, एवरेज टाइम क्या है। तो मीन फ्री टाइम कैसे निकाल सकते हैं, मीन फ्री टाइम, अच्छा सबसे पहले मीन फ्री टाइम को किससे लिखा जाता है, टो से लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको टो बोलते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ टो। आपने इसको टॉर्क में यूज किया होगा, किसमें यूज किया है, टॉर्क में। तो मीन फ्री टाइम को किससे लिखा जाएगा, टो से लिखा जाएगा। अच्छा जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसको क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर देता हूं, उससे मुझे क्या पता लग जाएगा, मीन फ्री टाइम। अगर पर सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं, ये मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी, ये फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बता दी, तो फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड, मीन फ्री टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये कोलिजन हो रहे हैं। तो हम लोग जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई जरा टफ फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। तो मीन फ्री टाइम लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, पाई डी स्क्वायर वी एन। सो इट विल बी 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर वी एन। दिस इज द मीन फ्री टाइम। इससे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है मीन फ्री टाइम कैलकुलेट करने का। तो मीन फ्री टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या क्वांटिटीज आपको रिक्वायर्ड होंगी, डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है।
तो एक तो आपको मॉलिक्यूल का साइज पता होना चाहिए, तो वो साइज यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जैसे एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रेवल करते हैं 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। साउंड भी इसी स्पीड से ट्रेवल करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं एयर के अंदर। तो अभी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो 350 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली लगभग 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे। एन नंबर डेंसिटी, हमारे आसपास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन नंबर्स को यहाँ लिख देंगे। तो ये सारी वैल्यूज पुट करते ही हमें क्या पता लग जाएगा, मीन फ्री टाइम। अच्छा, ये टाइम कम कब होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी कब होंगे, मतलब कोलिजन जल्दी तब होंगे या तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो, या नंबर डेंसिटी ज्यादा हो, या तो इनकी एवरेज स्पीड ज्यादा हो, या इनके नंबर डेंसिटी ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर देंगे तो मीन फ्री टाइम छोटा हो जाएगा। पहले मॉलिक्यूल को इतनी दूर चल करके जाना पड़ता था, तब जाकर के वो इससे कोलाइड करता था, तो इसमें लगता था 1 सेकेंड। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कर दिए। पहले मॉलिक्यूल 1000 थे, अब हमने कंटेनर में 10,000 मॉलिक्यूल्स कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि उसको कोलाइड करने में 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। पहले 1 सेकंड का लग रहा था, अब 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। मतलब 10 गुना उसका मीन फ्री टाइम क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर दोगे तो मीन फ्री टाइम छोटा हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दोगे, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर आप बढ़ा दोगे, तो फिर मीन फ्री टाइम कैसा हो जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा। तो कोलिजन्स को फ्रिक्वेंटली करने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए, मीन फ्री टाइम को छोटा किया जा सकता है नंबर डेंसिटी को इंक्रीज करके, या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को इंक्रीज करके। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन हमने की। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री टाइम निकाल चुके, तो मीन फ्री पाथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन फ्री पाथ? जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द मीन फ्री पाथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। तो ये लैम्डा हमारा मीन फ्री पाथ को बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी थी? एवरेज स्पीड थी v। और टाइम क्या है कोलिजन के बीच का? कोलिजन के बीच कितना टाइम लगता है? तो आंसर है मीन फ्री टाइम। तो v तो एवरेज स्पीड है, और टो की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, मीन फ्री टाइम की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो लेमडा कितना आ जाएगा, मीन फ्री टाइम कितना आ जाएगा? v मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ टो इज 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर v एवरेज स्पीड n। अब देखिए ये v से v कैंसिल हो जाएगा। सो द मीन फ्री पाथ इज 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन फ्री पाथ। अच्छा, इस सारे कंसिडरेशन में हमने क्या माना था कि बाकी मॉलिक्यूल्स रुके हुए हैं, ये मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, तो ये सिर्फ ये वाला पार्टिकल चल करके आ रहा है, सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल ट्रेवल करके आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके आता है, तो तब जाकर के इससे कोलाइड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होगा क्या? एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होगा? आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा थोड़ी होगा, सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे। तो जितनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा होगा, जितनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा होगा, उतनी वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। तो जो वेलोसिटी है वो कैसी लेनी चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी। जो इनकी स्पीड आएगी वो कौन सी स्पीड आएगी? वो रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड मोशन के चैप्टर्स में आपने स्टडी किया है इसको। ये v वेलोसिटी से चल करके आ रहा है और ये भी v वेलोसिटी से चल करके आ रहा है, तो दोनों को कंसीडर करना चाहिए ना। तो इस केस में ये सारी कैलकुलेशन दोबारा से की जाएगी, जो भी हमने कैलकुलेशन की। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिखता हूं, सिमिलरली पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अच्छा सही लिख रहे थे हम, एक्चुअल ऑल द
molecules are moving, so we have to take या consider, so we have to consider relative velocity, so we have to consider relative average speed, रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी हमें। तो उस केस में अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ये कैलकुलेशन अगर दोबारा से की जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए तो फॉर्मूला बनेगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये फॉर्मूला आएगा मीन फ्री पाथ का। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ। अच्छा, तो फिर जो हमने मीन फ्री टाइम निकाला था उसमें भी तो अंडर रूट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए डिवाइड में, तो उसके फॉर्मूला में भी हम लोग √2 लगा देंगे सिमिलरली इसी तरह से। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया मीन फ्री पाथ का। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन फ्री पाथ, द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब इस फॉर्मूला को हम लोग और चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन फॉर्मूलाज को लिख देता हूं, फिर हम इनके वैल्यूज को लिखेंगे कि हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला। अच्छा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। तो मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करता है? मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा मीन फ्री पाथ उतना ही छोटा होगा, मतलब कोलिजन उतनी ही जल्दी होगा। नंबर डेंसिटी, मॉलिक्यूल कंटेनर में जितने ज्यादा होंगे मीन फ्री पाथ उतना ही छोटा होगा, लैम्डा उतना ही क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। और मीन फ्री टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा? सिमिलरली इसी तरह से हम लोग मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर वी एन। बस उसमें वेलोसिटी आएगी, इसमें वेलोसिटी नहीं लिखेंगे मीन फ्री पाथ में, डिवाइड में इसमें वेलोसिटी भी आएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री टाइम। ये मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला को। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है। हम मॉलिक्यूल का साइज कैसे नापेंगे? हमारे पास ऐसा कोई इंची टेप नहीं है या ऐसा कोई मीटर स्केल नहीं है जो इतने छोटे मॉलिक्यूल के साइज को बता दे। नंबर डेंसिटी, अब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल इतने छोटे दिखते ही नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला थोड़ी ना है। ना तो हमें उनका साइज पता है और ना ही हमें उनका नंबर डेंसिटी पता है कि कितने यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। हम तो सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं एवोगैड्रो कैलकुलेशन के बेसिस पर, एवोगैड्रो नंबर के बेसिस पर सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये डी और एन, इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे और टेम्परेचर के टर्म्स में ले आएंगे। टेम्परेचर के टर्म्स में ले आएंगे क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करना आसान है, प्रेशर को मेजर करना आसान है। टेम्परेचर को थर्मोमीटर लगा करके हम लोग मेजर कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर लिखेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ बता सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है, हमें प्रैक्टिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर इन दो वर्ड्स को लेकर के आएंगे, इन दो सिंबल्स को लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे? तो उसके लिए मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस बताई थी। ये कैलकुलेशन हमने की थी, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल गैस। ओके, nRT लिख देते हैं, हमें नहीं पता कितने मोल गैस हमने यूज किया कंटेनर में, सो इट विल बी म्यू RT, नॉट nRT, म्यू RT। म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो म्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे। आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर की जगह पर लिख सकते हैं KBNA, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आर के प्लेस पर ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो PV इज इक्वल टू म्यू की जगह पर लिखेंगे N/NA, आर की जगह पर लिखेंगे KB इंटू NA और मल्टीप्लाई में क्या है T।
तो म्यू की वैल्यू पुट कर दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, आर की वैल्यू पुट कर दी kBNA, Na से Na कैंसिल हो गया, सो PV इज इक्वल टू N kBT, ये बच गया। यहां पर N है, KB है और T है, ये तीनों क्वांटिटीज मैंने लिखी। ये वॉल्यूम को इधर ले आओ डिवाइड में, वॉल्यूम को इधर डिवाइड में क्यों लेकर कह रहे हैं, क्योंकि नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि किसका फॉर्मूला बनाना है, नंबर डेंसिटी का। तो ये वॉल्यूम को इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू N अपॉन V kBT, N अपॉन V number of molecules divide by volume, so this is the number of molecule per unit volume, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर डेंसिटी। तो यहां पर N अपॉन V की जगह लिख देंगे नंबर डेंसिटी, और ये फॉर्मूला था जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में स्टडी किया था, P इज इक्वल टू N kBT। और मैंने आपको बोला भी था कि मीन फ्री पाथ की कैलकुलेशन में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो देखिए यूज कर रहे हैं अभी। N की वैल्यू क्या आएगी, यहां से नंबर डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो नंबर डेंसिटी की वैल्यू अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये KB और T मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ नंबर डेंसिटी वी कैन प्लेस प्रेशर डिवाइड बाय KB एंड T, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो प्रेशर और टेम्परेचर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर डेंसिटी। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोप लगा करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंटेनर का प्रेशर और टेम्परेचर पता कर लीजिए। ये दोनों वैल्यूज जैसे ही इस फॉर्मूला में रखेंगे आपको उस गैस की क्या पता लग जाएगी, नंबर डेंसिटी। तो अब ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, N इज इक्वल टू P अपॉन kBT, ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों फॉर्मूलाज फिर से बना सकते हैं हम, मीन फ्री पाथ का भी और मीन फ्री टाइम का भी। ओके, इस एरो को हम लोग हटा देते हैं। सो दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज। सो फॉर द मीन फ्री पाथ इट विल बी 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर, और n की वैल्यू पुट कर दो। नंबर डेंसिटी इज प्रेशर अपॉन kBT, तो यहां पर लिखेंगे प्रेशर अपॉन kBT, ये हमने n की वैल्यू पुट कर दी नंबर डेंसिटी की। kBT रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा, अपस्टेयर्स में लिख देंगे इसको, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर इसको अपस्टेयर्स में लिखेंगे देन द फॉर्मूला विल बी kBT डिवाइड बाय √2 पाई d स्क्वायर एंड T। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन फ्री पाथ, प्रैक्टिकल फॉर्मूला, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। इसी तरह से मीन फ्री टाइम के फॉर्मूला में भी क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा kBT डिवाइड बाय √2 पाई d स्क्वायर V एंड P, प्रेशर। ये रहा V हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन ने हमें फॉर्मूलाज दिए हैं जिससे हम लोग स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आसपास जो एयर है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है। तो अब इन दो फॉर्मूला में ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो हमें कैलकुलेट करने में मुश्किल हो। Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। Kb की वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर हम लोग मेजर कर लेंगे थर्मोमीटर से, √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, d मॉलिक्यूल का साइज हम लोग एवोगैड्रो की कैलकुलेशन से कर लेंगे, वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे न्यूटन के फॉर्मूला से कि मॉलिक्यूल कितनी वेलोसिटी से चलते हैं। प्रेशर के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, प्रेशर के लिए ये कैलकुलेशन की थी ना आपने, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, ये प्रेशर का फॉर्मूला था। ये चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ था, इस फॉर्मूला से तो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला था। तो प्रेशर हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम इन दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, याद रख नहीं सकते, याद रखना ही पड़ेगा, लैम्डा और टो का। और इसके अलावा ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स आएंगे।
और ये कैसे आएंगे, ये सारी कैलकुलेशन ये रही, किससे की है हमने कैलकुलेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से। ये सारी कैलकुलेशन आइडियल गैस इक्वेशन से हमने की थी। ओके ओके तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 13 की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर 13 इज काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे बता दिए इस चैप्टर के, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मेयर्स फॉर्मूला, गामा, सीपी, सीवी, ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रेशर का फॉर्मूला, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को सीआरएमएस की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है वो भी स्टडी किया हमने। इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन भी प्रूफ की थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलुसाक लॉ, रेग्नॉल्ड्स लॉ, तो ये सारी लॉज हमने